हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली और बड़ी अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। जैसा कि आप सबको पता होगा, पिछले कल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना न्यू दिल्ली में थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स भी की थी। इन्हीं मीटिंग्स में दोनों देशों के बीच कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इनमें से कुछ एग्रीमेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए पार्टनरशिप, ग्रीन एनर्जी के लिए ग्रीन पार्टनरशिप, समुद्र के क्षेत्र में मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी एग्रीमेंट, हेल्थ एंड मेडिसिन एग्रीमेंट, टेलीकॉम एंड स्पेस एग्रीमेंट, रेलवेज कनेक्टिविटी एग्रीमेंट, ओशियानोग्राफी, फिशिंग, तीस्ता रिवर की वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन का एग्रीमेंट, जो कि स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कोलकाता और चित्तागोंग के बीच एक बस सर्विस की भी शुरुआत हुई। बांग्लादेश के राजशाही और कोलकाता के बीच एक नई ट्रेन सर्विस स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर डिजास्टर मैनेजमेंट और डिफेंस को लेकर मिलिट्री एग्रीमेंट भी साइन हुए। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत बांग्लादेश में 5वां नया कॉन्सुलेट खोलेगा। बांग्लादेश के लोग आसानी से भारत आकर इलाज करवा सकें, उसके लिए भारत ने बांग्लादेश के लोगों के लिए ई मेडिकल वीजा की शुरुआत की है। उसके बाद फिर बांग्लादेश की सरकार नेपाल से बिजली खरीदना चाहती थी, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश के बीच में भारत पड़ता है, इसलिए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली सप्लाई करने के लिए अब भारत अपनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफर करेगा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने के लिए भी इनवाइट किया है। इसके अलावा खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए भारत से समर्थन की मांग की है। यानी कि बांग्लादेश चाहता है कि नेक्स्ट टाइम ब्रिक्स की जब भी एक्सपेंशन हो तो भारत अपनी तरफ से बांग्लादेश का नाम पुट ऑन करे। और भी कई सारे एग्रीमेंट थे, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत में पेपर लीक्स को लेकर। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने पेपर लीक्स को लेकर एक नया बिल लाया था, लेकिन पिछले कल देर शाम को भारत सरकार ने अचानक से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ सुबोध कुमार सिंह को पोस्ट से हटा दिया है और अब रिटायर्ड IAS ऑफिसर प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया चीफ बना दिया गया है। रिसेंटली नीट अंडर ग्रेजुएट और UGC नेट एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक हुए थे, उसी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। पुराने चीफ सुबोध कुमार सिंह को सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में कंपलसरी वेट के ऊपर डाल दिया है, यानी उनको अभी तक कोई भी नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए 4 दिन पहले कनाडा की सरकार ने अपने देश की पार्लियामेंट में मौन धारण किया था, वो एक्चुअली में कनाडा के अंदर नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर था। यानी कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को एयरप्लेन से ट्रैवल करने की परमिशन नहीं थी। इसके साथ ही कनाडा की सरकार ने उसकी हत्या के काफी पहले ही उसके सारे बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया था। थोड़ी रिसर्च करने के ऊपर पता चला कि कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज को शक था कि हरदीप सिंह निज्जर कई सारी आतंकी गतिविधियों में शामिल था और वो टेरर फाइनेंसिंग का काम करता था, यानी आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता था और इस तरह के उसके ऊपर आरोप थे। इसी के चलते उसको नो फ्लाई लिस्ट में डालकर कनाडा के अंदर उसके बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया था और कनाडा की एंटी टेररिज्म एजेंसीज उसके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ये हाल है कनाडा की सरकार का। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद फैलाने के आरोप थे, उसके लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ भारत के साथ रिश्ते खराब किए, बल्कि अपनी पार्लियामेंट के अंदर वहां पर मौन भी रखवाया। इस समय कनाडा की एजेंसीज को टेरर फाइनेंसिंग के केस से हटाकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के केस में लगा दिया गया। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के BBC की तरह ऑस्ट्रेलिया का ABC न्यूज चैनल है, जिसने भारत के ऊपर आरोप लगाए थे कि आज से ठीक 4 साल पहले 2020 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के 4 इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेल कर दिया था, यानी उनके वीजा कैंसिल करके उनको भारत वापस भेज दिया था। ABC न्यूज के मुताबिक ये चारों भारत के एजेंट्स थे जो कि डिप्लोमेट्स के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेजे गए थे और ये ऑस्ट्रेलिया में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और क्लासिफाइड डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पर कई सारे पॉलिटिशियंस, दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स और ऑस्ट्रेलियन पुलिस सर्विस में भी अपने काफी सारे कॉन्टैक्ट बना लिए थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार को पता चला कि ये चारों ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पर जासूसी कर रहे हैं, तो इनको एक्सपेल करके भारत वापस भेज दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की ABC न्यूज की इस रिपोर्ट के ऊपर अब भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने भी पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है। भारत ने कहा है कि ABC न्यूज की रिपोर्ट पूरी तरह से अनप्रोफेशनल रिपोर्टिंग को दर्शाती है। इसमें जो भी दावे किए गए हैं वो पूरी तरह से झूठ है और ये ABC न्यूज की बायस्ड रिपोर्टिंग को दर्शाता है और इसमें एक एजेंडा के तहत भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत इस तरह के आतंकवाद को जस्टिफाई और ग्लोरीफाई करने का कड़ा विरोध करता है और इस पूरी रिपोर्ट का बेसिस ही ऐसा है जिसके ऊपर खुद ही सवाल खड़े किए जा सकते हैं। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और श्रीलंका को लेकर।
आपको याद होगा पिछले साल श्रीलंका में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसके बाद भारत की सरकार ने श्रीलंका को $4 बिलियन का लोन देकर उसको आर्थिक संकट से निकाला था। इसी को लेकर श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि पिछले 2 साल से श्रीलंका में जो आर्थिक संकट था उससे निकलने में भारत ने हमारी बहुत ही मदद की। भारत के $3.5 बिलियन के लोन के कारण ही श्रीलंका इतने बड़े संकट से बाहर निकला और श्रीलंका भारत को वो सारा पैसा चुका देगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका भारत के साथ कई सारे क्षेत्रों में सहयोग और भी मजबूत करेगा। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और फ्रेंच कंपनी एयरबस को लेकर, जो कि सिविल और मिलिट्री प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सेल करती है। न्यूज आ रही है कि एयरबस की जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है उसने अपनी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन लाइन को भारत में भी शिफ्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी महीने में एयरबस कंपनी ने टाटा ग्रुप के साथ एक डील साइन की थी, जिसके बाद अब एयरबस कंपनी और टाटा H125 FAL हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट करेंगी। फाइनल असेंबली लाइन को भारत वाले प्लांट में शिफ्ट करने का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है और एयरबस साल 2026 में भारत में मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को भी स्टार्ट कर देगा। एयरबस के ये मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स न सिर्फ भारत के कस्टमर्स के लिए होंगे, बल्कि इनको दुनिया के बाकी कई सारे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसकी घोषणा खुद ही एयरबस कंपनी ने की है। आई होप कि एयरबस कंपनी फ्यूचर में अपने कमर्शियल और मिलिट्री प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में स्टार्ट करे और वो भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। अभी 10-12 दिन पहले खबर आई थी कि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत के 2 लोगों की जान चली गई है और ये दोनों ही रशियन आर्मी के लिए फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे थे। न्यूज आ रही है कि इनके पार्थिव शरीर अभी भी रशिया ने भारत को हैंड ओवर नहीं किए हैं, जबकि इस घटना को पूरे 10 से 12 दिन हो गए हैं। अभी तक रशिया की तरफ से लड़ते लड़ते भारत के 4 नागरिकों की जान चली गई है। इसी के चलते अब भारत ने रशिया से इन दोनों चीजों के ऊपर कड़ी नाराजगी जताई है। खबर आ रही है कि भारत की सरकार ने रशिया को साफ कहा है कि वो तुरंत भारत के लोगों को रिक्रूट करना बंद करे और न सिर्फ जो 2 भारतीय रशिया की तरफ से लड़ते वक्त वहां पर मारे गए थे उनके पार्थिव शरीर जल्द से भारत को भेजे जाएं, बल्कि और जितने भी भारतीय आज की डेट में रशियन आर्मी में रिक्रूटेड है उन सबको जल्दी रिलीज करके भारत वापस भेज दिया जाए। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस चीज को लेकर भारत की सरकार ने रशिया के साथ कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि आज के बाद रशियन आर्मी में एक भी भारतीय की रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर, यानी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको लेकर। पिछले कल मोदी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके मुताबिक जो भी कर्मचारी 9:15 से पहले ऑफिस नहीं पहुंचता है, यानी 9:15 से लेट होता है, तो उसकी हाफ डे कैजुअल लीव मार्क की जाएगी, यानी आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को 9:15 से पहले आकर आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर अपनी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड करनी होगी। इस नए रूल को लेकर कई सारे लोगों ने सरकार की आलोचना करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस 9 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, हम तब भी 15 मिनट्स की छूट दे रहे हैं। वैसे आपको ये आधे दिन की सैलरी काटने वाला रूल सही लगा या फिर गलत, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 9th अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि 24 से 25 जून को ईरान में 19th एशियन कोऑपरेशन डायलॉग होने जा रहा है, जिसमें एशिया के 30 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और डेलीगेशन हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ईरान जाएंगे। आज की 10th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा रीजन में आतंकी संगठन ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करके 5 पर्सनल्स को 72 उरों के पास पहुंचा दिया है। इसके अलावा 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या TTP पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। पाकिस्तान ने जो गड्ढा अफगानिस्तान और भारत के आम लोगों के लिए खोदा था, आज की डेट में वो उसमें गिरते दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।